हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो रेजिस्टेंस रिडक्शन टेक्निक के अंदर अपने दो पार्ट देख चुके हैं। पहले पार्ट में अपने ने डिफ़ॉल्ट क्वेश्चंस किए कुछ, फिर उनकी एप्लीकेशन देखी दूसरे पार्ट में। अब तीसरे पार्ट में और नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं अपने, ठीक है। तो तीसरे पार्ट में ये 3 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये IAS का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें डिपेंडेंट सोर्स है। तो आप लोग पॉज करके कीजिए, बाकी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके करना। मैं मान रहा हूँ आप लोग कर रहे हो, ठीक है। तो पॉज करके करना, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। तो अब ये वाला क्वेश्चन है, ये मैंने पिछले 15वां जो क्वेश्चन कराया, 15th क्वेश्चन जो कराया था, उसमें मैंने इनफाइनाइट लेटर का कंसेप्ट बताया था ना, वो देखना कैसे यूज आएगा इसमें। आरए क्या है आपका? आरए सर मेरे को दिया हुआ है कि ये मेरा इनफाइनाइट लेटर दिया हुआ है 2 1 2 1 2 1, वो था ना। अब इनफाइनाइट लेटर का कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट बताओ इनफाइनाइट लेटर का क्या था? आरबी देखो, अब आरबी दिया हुआ है, आरबी दिया हुआ है, क्या दिया है? 1 ओम है, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक करता है, इन्फिनिटी लेटर में जैसे ब्रेक करते हैं, तो ये आप देखोगे ये वाला जो है आपका जो लूप दिख रहा है आपको पूरा इन्फिनिटी तक, ये वाला, ये यही तो है, ये वाला यही तो है। देखा आपने, वो का वो पूरा यहाँ पे लगा दिया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आरबी निकालना था आपको यहाँ पे, ठीक है। ये 1 ओम है और यहाँ पे ये आरए लगा हुआ है। अब बहुत इजी हो गया ना, बिल्कुल इजी हो गया। वो कंसेप्ट पता था, उससे बिल्कुल इजी हो गया। इसमें टाइम, क्योंकि देखो गेट में मैं बार बार कहता हूँ एप्टीट्यूड चेक करता है। अब आप इसको सोल्व करने बैठते आरए निकालते, इसको सोल्व करने बैठते आरबी निकालते, बट इसमें आपको पता नहीं चलता कौन सा लेटर बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा। इसको अलग से सोल्व करते लंबा हो जाता, बट आपको पता है कि यही लग रखा है, आपने नोट कर लिया, आपने अपने एप्टीट्यूड का वो लगाया, दिमाग का लगाया थोड़ा सा, और देखे कि भाई क्वेश्चन में अपने वो आरबी और आरए का पूछ रखा है ऑप्शन में। इसलिए ऑप्शन भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। जहाँ पे भी ऑप्शन दिए हुए होते हैं ना, तो आपको सबसे पहले ऑप्शन चेक करना चाहिए ताकि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सको। ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे ना तो आपका क्वेश्चन और आसान हो जाता है। अब इसके अंदर तुम्हें सीधा ये आरए पूरा दिख गया यहाँ पे, तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया। 1 और आरए पैरेलल है तो 1 × आरए अपॉन 1 + आरए। अब ये 1 सेकेंड का क्वेश्चन हो गया, इक्वल्स टू आरबी हो गया, क्योंकि 1 और आरए पैरेलल थे और रेजिस्टेंस इक्वल आ गए। तो आरबी इक्वल्स टू 1/1 आरए अपॉन 1 + आरए। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन डी हो गया। इतना इजी था ना क्वेश्चन, बट इसको वैसे करते, इसको सोल्व करते, इसको सोल्व करते तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता। तो सबसे पहली चीज़ क्या चेक करनी है आपको, इस क्वेश्चन से आपने सीखा क्या। हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता, तो आपने इससे क्या सीखा? आपको यही अप्रोच लगानी जब क्वेश्चन सोल्व करने बैठते हो कि सर पहले तो क्वेश्चन मैंने बताया था ना, अभी एक वीडियो भी डाली थी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे, तो क्वेश्चन रीडिंग आपको सही से करनी है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन रीडिंग किया आपने, क्वेश्चन रीडिंग की और उसके बाद में आपने क्या देखा कि सर ऑप्शन देखने होते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं नहीं हो रहे, ऑप्शन एलिमिनेशन। और कुछ मेथड नहीं है, और कुछ टाइम सेविंग का और कुछ मेथड नहीं होता, प्रैक्टिस चाहिए होती है और एक ये ऑप्शन एलिमिनेशन। बाकी सारे आप प्रैक्टिस से आप धीरे धीरे अपना मतलब गेट के हिसाब से 3 मिनट मिलती है हर क्वेश्चन के लिए, तो उस हिसाब से आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा प्रैक्टिस कर करके क्वेश्चन की। इसलिए मैं हर चीज़ क्वेश्चन से डील कर रहा हूँ आपकी, ताकि आपकी यहाँ पे क्लास में भी प्रैक्टिस अच्छी रहे और साथ में आपका उसमें भी प्रैक्टिस अच्छी रहे, जो मैं प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, ठीक है। इजी था ना, हो गया, नोट कर लेना। ओके, डी ऑप्शन आ गया इसका डायरेक्ट, ठीक है। गेट में आया हुआ था, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं गेट में। बस कंसेप्ट क्लियर हो तो गेट में कुछ नहीं, बस हो जाता है। बट कंसेप्ट बेसिक से क्लियर होने चाहिए, एक एक चीज़ पढ़नी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है, डेडिकेशन रखनी पड़ती है, पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस रखोगे, डेडिकेशन, डिसिप्लिन रखोगे तो जरूर सक्सेस होगी। सर अब इस क्वेश्चन में क्या है? सर आपने बताया नहीं कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस क्या होता है। क्वेश्चन दे दिया तो इसलिए तो क्वेश्चन दिया है कि कंसेप्ट सिखा सकूँ आपको। कौन सा? कैरेक्टरिस्टिक्स रेजिस्टेंस का। कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस क्या होता है आपका? सबसे पहले देखो बात करते हैं अपने इसकी।
जो करेक्टरिस्टिक्स रेजिस्टेंस है ना अपना इसके अंदर, मतलब ये वाला नेटवर्क दिया हुआ है अपने को, तो ये उसी में ही लगता है जब नेटवर्क आपका बैलेंस्ड और सिमेट्रिकल हो। नेटवर्क बैलेंस्ड, सर आप कैसे बोल सकते हो ये बैलेंस्ड है और सिमेट्रिकल है? मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने बताया था कि ये लेटिस नेटवर्क है, और लेटिस नेटवर्क जहाँ पे आ जाए ना वो बैलेंस और सिमेट्रिकल होता है। 2 पोर्ट में पढ़ेंगे अपने ये सारा, ये 2 पोर्ट का खेल है, बैलेंस और सिमेट्रिकल है, ठीक है। देखो R1 R1 है, R2 R2 है, ठीक है। तो बैलेंस और सिमेट्रिकल है, मिरर इमेज से देखेंगे, जैसे भी देखेंगे 2 पोर्ट के अंदर बात करेंगे वो कैसे है। बट ये जब भी नेटवर्क बैलेंस और सिमेट्रिकल होता है ये लेटिस नेटवर्क है, बस लेटिस पहचानना बता दिया था मैंने आपको पहले। तो बैलेंस और सिमेट्रिकल नेटवर्क होगा तो वहाँ पे करेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस लग सकता है आपका, ठीक है। अब सर चलो ये बात तो आपने बता दी, दूसरी इसकी बताओ डेफिनेशन क्या होती है सर, होता क्या है ये? तो इसकी डेफिनेशन देखो, करेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस क्या होता है कि ऐसा रेजिस्टेंस जिससे अपने कोई भी नेटवर्क को टर्मिनेट कर देंगे ना, मतलब जैसे ये नेटवर्क आपका ना, अगर मैं इसमें जैसे यहाँ पे मैं अलग से बना लेता हूँ, ए है, ये R1 है, बैलेंस और सिमेट्रिकल है ना, ये R2 है आपका, ये आपका X है, ये Y है, ये R2 है, और यहाँ पे वापस से R1 है, और ये B है। अब अगर मैं इसी नेटवर्क को टर्मिनेट कर देता करेक्टरिस्टिक्स रेजिस्टेंस से, मान लो ये टर्मिनल थे, इसको टर्मिनल कह दो, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आएगा ना वो भी करेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस होगा। समझ में आएगी डेफिनेशन क्या होगी कि इफ वी टर्मिनेट ए नेटवर्क विद करेक्टरिस्टिक्स रेजिस्टेंस देन द effective resistance of that network is also be the characteristics resistance, okay। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? if we terminate the network with characteristics resistance then the effective resistance of that network is also characteristics resistance, okay। अब इसको आप नोड शिफ्टिंग टेक्निक लगा के करके देखो, क्योंकि ये नोड शिफ्टिंग से ही बताया था मैंने लेटिस कैसे करते हैं, क्योंकि इसको डायरेक्ट आप करोगे तो वैसे आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो नोड शिफ्टिंग से इजी हो जाएगा। जैसे ये मैंने ए पॉइंट माना, ये मैंने बी पॉइंट माना, ये मैंने एक्स माना, नोड शिफ्टिंग को मैंने बताया था ऐसे ब्रिज टाइप बना के लगाते हैं। अब देखो ए से एक्स के बीच में क्या है? R1 आपका। ए से वाई के बीच में क्या है? ए से वाई के बीच में R2 है सर। वाई से बी के बीच में R1 आपका, और कहाँ पे? x से b के बीच में R2 आपका, ठीक है। अब मेरे से a से b के बीच में पूछा है क्या होगा, और ये मैंने बोला कि करेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस ही होगा, और x से y के बीच में आपका क्या लगा हुआ है? x से y के बीच में आपका करेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस और लग दिया, मैंने टर्मिनेट किया था ना, तो ये बात होगी। अभी ब्रिज सर्किट बन गया आपका, ब्रिज सर्किट बन गया, बट R1 स्क्वायर इक्वल्स टू R2 स्क्वायर, अपोजिट आर्म का सम बराबर नहीं है, तो बैलेंस तो नहीं लगा सकते, तो क्या स्टार डेल्टा लगाएंगे सर? स्टार डेल्टा लगाएंगे क्या बताओ? नहीं, स्टार डेल्टा लगाए करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो पहला मेथड तो इसका स्टार डेल्टा से करके देखना आप, ठीक है। आप स्टार डेल्टा से करके देखना, मैं आपको जो एग्जाम में यूज करना है इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस के लिए अलग से मेथड बता रहा हूँ, वो याद रखना। जनरली इसी और इलेक्ट्रिकल के अंदर ये यूज में आता है, ट्रांसमिशन लाइंस में जब पढ़ते हैं अपने। अच्छा इलेक्ट्रिकल वालों जरा बताओ आप अपना इसका ओवरहेड लाइंस का कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कितना होता है? ओवरहेड लाइंस का ओवरहेड लाइंस का कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कितना होता है? ओवरहेड लाइंस नाम सुने होंगे ना आपने। और दूसरा इसी वालों के लिए मैं पूछ रहा हूँ, इसी वाले किसके बताओगे? चलो आप बताओ अपना, चलो इलेक्ट्रिकल वाले बताओ पहले, ओवरहेड लाइंस का कितना होता है? ओवरहेड लाइंस का कितना होता है? 400 ओम होता है, 400 ओम, ठीक है। और इसी वाले बताओ आपका अंडरग्राउंड केबल का बताओ, अंडरग्राउंड केबल कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस पढ़ा होगा ना आपने अंडरग्राउंड केबल का। सर ये तो बीटेक में पढ़ा है, तो अभी याद रखना ओवरहेड लाइंस का 400 ओम होता है, ये डब्ल्यू वाले यूज करते हैं, और ये अंडरग्राउंड केबल्स 40 ओम होता है इसका। याद रखना ये चीज़ आप लोग, ये मैंने आपको
याद मतलब रिमेंबर रखना, ठीक है, रिमेंबर रखने के लिए मैंने बता दी। अब जब कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस की अपने बात करते हैं, इसके अंदर अगर मेरे को निकालना है तो दूसरा मेथड इसका आपका रहेगा, जो कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस होता है तो स्टार डेल्टा मैंने बता दिया, वो कन्वर्ट करके कर सकते हो क्योंकि अनबैलेंस है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस पूछ लिया ना, तो होता है आर ओपन सर्किट इंटू आर शॉर्ट सर्किट का अंडर रूट कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस के बराबर आएगा। कैसे सर बताओ ज़रा, चलो इसको करके दिखाते हैं, आपको करके दिखाते हैं इसको अभी। अब देखो आप, अब मैं अगर इसको ओपन सर्किट करता हूँ, ओपन सर्किट किया मैंने, ये ओपन सर्किट किया, आरसी को ओपन सर्किट किया, आरओसी निकालता हूँ, आरओसी ओपन सर्किट किया मैंने, ये तो पहले से ऐसे था, ओपन सर्किट किया तो कितना आएगा देखो, R1 प्लस R2 सीरीज में हो जाएंगे, ये भी R1 प्लस R2 सीरीज में हो जाएंगे ना। ये तो ओपन सर्किट हो गया आपका, ये ओपन सर्किट हो गया ना आपका, यहाँ पे ये ओपन सर्किट, इसको ओपन सर्किट किया मैंने, ये ओपन सर्किट हो गया आपका। अब जब ये ओपन सर्किट हो गया तो ये सीरीज में हो जाएगा, ये सीरीज में हो जाएगा और वो पूरा पैरेलल हो जाएगा। तो R1 प्लस R2, इधर भी R1 प्लस R2 पैरेलल हो गया और दोनों सेम थे। तो जब भी R और R पैरेलल होते हैं तो उनका क्या आता है, R/2 आता है सर, आधा हो जाता है, सीरीज में डबल पैरेलल में आधा। तो यहाँ पे क्या अपना रिजल्टेंट आया, एक R1 प्लस R2, दोनों सेम यही थे तो इसका आधा ये हो गया, ये ओपन सर्किट रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब इसको शॉर्ट सर्किट करना है सर, अब इसको शॉर्ट सर्किट करना है दूसरे केस में। शॉर्ट सर्किट किया मैंने, शॉर्ट सर्किट किया तो अब देखो ये भी शॉर्ट सर्किट, ठीक है, ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया आपका, और ये मैंने शॉर्ट सर्किट किया तो कितना आ जाएगा देखो, ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल सेम हो गया आपका, ये वाला पोटेंशियल सेम। तो यहाँ किया मैंने तो ये नोड हो गया आपका, एक हो गया ये नोड। अब ये R1 R2 पैरेलल, तो ये कितना आएगा आपका, ऐसे समझो इसको, ठीक है, इसको नहीं करना, ये तो अपना इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा ना। ये जो कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस जो टर्मिनेट किया था उसको करते हैं ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये जो आएगा, इसको मैंने किया, ये दोनों नोड सेम हो गए, तो ये दोनों पैरेलल, ये दोनों भी पैरेलल, तो R1 R2 अपन R1 प्लस R2 हो गया, ये भी R1 R2 अपन R1 प्लस R2 हो गया, फिर वो दोनों सीरीज में हो गए, तो ये दोनों पैरेलल हुए तो R1 R2 अपन R1 प्लस R2, फिर सीरीज में किसके साथ, सेम चीज के साथ, तो R1 R2 अपन R1 प्लस R2। अब इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 2R1, R ओपन सर्किट, R शॉर्ट सर्किट कितना आएगा बताओ, 2R1 R2। समझ में आया नहीं है ये बात, देखो ये यहाँ पे नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर मैंने टर्मिनेट कर दिया वो कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस है, तो इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस आएगा, पूरा नेटवर्क मिला के जो आएगा उससे बोल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस। तो इफेक्टिव अभी ये मानेंगे नहीं, बाद में जो लास्ट में आएगा वो होगा, इसलिए इसको नहीं करेंगे अपने, इसको कर दिया। अब जो इफेक्टिव आएगा अपने आप वो कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अब अपने देखेंगे शॉर्ट सर्किट की वैल्यू ये आ गई, बता दी कैसे आई, ओपन सर्किट ये आ गई। तो आर कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने क्या बताया, ये चीज़ें बताते नहीं है, अपने स्टार डेल्टा से करवा देते तो लंबा हो जाता ना, बट एग्जाम में ऐसे नहीं करना होता, एग्जाम में तो ऐसे करना है। अब आपको पता लग गया, तो आर जो रिजल्टेंट आया वो कैरेक्टरिस्टिक्स ही होगा। ओपन सर्किट की वैल्यू रखो यहाँ पे, R1 प्लस R2/2 इंटू 2R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आर कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ गया आपका, अंडर रूट R1 R2। लेट इसका याद रखना आप, इस ऐसी स्ट्रक्चर आ जाए उसका कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ मान लो 1 ओम होता, ये 2 ओम होता, तो कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस क्या आता, 1 × 2 का रूट कितना होगा, √2 आता सर, √2 आता। और ये चीज़ भी आप माइंड में रखना, डायरेक्ट पूछ ली जाती है IAS के ऑब्जेक्टिव्स में कि ओवरहेड लाइंस का कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस कितना होता है, 400 ओम, अंडरग्राउंड केबल का कितना होता है, 40 ओम। तो ये चीज़ भी माइंड में रखना ना, ये मैंने बता दी। तो कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस का पूरा कंसेप्ट हो गया कि ये बैलेंस और सिमेट्रिकल में लगता है। बैलेंस सिमेट्रिकल कैसे होते हैं वो 2 पोर्ट में देखेंगे, लेटिस नेटवर्क को बैलेंस और सिमेट्रिकल बोलते हैं, वो वहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा कैसे होते हैं, क्या होते हैं, लास्ट का टॉपिक अपना 2 पोर्ट उसके अंदर, ठीक है। आप बस याद रखिए कि लेटिस नेटवर्क बैलेंस और सिमेट्रिकल होता है, वैसे देख सकते हो, देख लो, देखो R1 R2 R2
है ना, एक तरह से आपको पता लग रहा है, ठीक है। R1 R2 R2 R1, ठीक है। अब ये लास्ट की ये 18 जो क्वेश्चन है, इसके बाद 2 क्वेश्चन और डिस्कस करने हैं, 20 हो जाएंगे पूरे। फिर अपना रजिस्टर इंडक्शन टेक्निक आपको पूरा, मैं मानूंगा कि आपको पूरा आता है। लगभग सारे मॉडल मैंने करवा दिए होंगे इसमें, उस टाइम 20 होते ही मान लेना कि आपने सारे मॉडल लगभग कवर कर लिए। इसका कोई भी क्वेश्चन आपके ऐसे नहीं होगा नहीं बनाएगा इसका, क्यों, इनफैक्ट पैसिव जितने भी हैं, जैसे इंडक्टर आ जाए आपको पता है आर की तरह ही होगा, वो भी कैपेसिटर आ जाए वो इन्वर्सली करे, वो सीरीज पैरेलल में एक एक चीज़ बता रखी है मैंने। बस पैसिव में कंसेप्ट यही लगाना है, ठीक है। ओके, कहीं कंसेप्ट समझ में आ जाए तो बस सब कुछ समझ आ गया मान लो, ठीक है। मज़े आ रहे हैं ना, मज़े आ रहे हैं? हाँ सर मज़े आ रहे हैं, मज़े तो आएंगे। आगे आगे देखो आप, अभी तो शुरू नहीं हुआ ना, अभी तो बेसिक ही चल रहा है, आगे चीज़ें शुरू होगी। एसी के अंदर बात करेंगे तब देखना आप, जब एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर इनके क्वेश्चंस लगाओगे तब आएंगे मज़े तो, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब जो लास्ट क्वेश्चन जो दिया है मैंने वो देखो आप, इसमें डिपेंडेंट सोर्स आ गया सर, इसमें क्या करेंगे, डिपेंडेंट सोर्स आ गया। आपने डिपेंडेंट का तो कुछ बताया ही नहीं, इसीलिए तो दिया है मैंने अलग से कि मैं बताऊं आपको। अब इसका, अब इसमें देखो आप, ये वाला आपने देखा। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, जैसे सोलर सेल आपकी, ठीक है, उसको सन से एनर्जी मिले, वो डार्क रूम में है तो डार्क रूम में काम नहीं करेगी ना, जब तो उसको एनर्जी कहीं से देंगे, जैसे सोलर से एनर्जी ली तभी तो वो चार्ज होगी ना, तो मतलब वो डिपेंड कर रही है किस पे, सन पे। तो वही बात यहाँ पे आ गई कि ये भी तो किसी पे डिपेंड करेगा, भाई डिपेंडेंट सोर्स है, ये डिपेंड करेगा। इसको एनर्जाइज करने के लिए कुछ तो चाहिएगा, एनर्जाइज करने के लिए कुछ इंडिपेंडेंट सोर्स या कुछ तो ऐसी चीज़ चाहिएगी जो इसको एनर्जाइज करेगा, क्योंकि ये तो डिपेंडेंट सोर्स है। जैसे सोलर सेल का मैंने सन से एग्जांपल देके बता दिया, वो तभी चार्ज होगी ना जब उसको लाइट मिलेगी सन की, ठीक है। अब लाइट नहीं मिलेगी, वो डार्क रूम में कैसे काम करेगी आपकी, बताओ, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल दिमाग में रखते हुए अपने क्या कहते हैं सर, इसको पहले तो एनर्जाइज करना पड़ेगा, एनर्जाइज करना पड़ेगा। ऐसे कोई नेटवर्क आ गया तो क्यों एनर्जाइज नहीं करेंगे तो इसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि सर इसको अगर एनर्जाइज नहीं किया तो ये एक्टिव सोर्स की तरह काम ही नहीं कर पाएगा, डिपेंडेंट सोर्स है ना, तो एनर्जाइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए जैसे ये मेरा क्वेश्चन था 1 ओम था, 2 ओम था, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी, इसलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा के लिख रखा होगा, आपने देखा होगा। ये 3 ओम, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको कुछ एनर्जी चाहिएगी, इसलिए मैं जो करूँगा वो इसको एनर्जी प्रोवाइड करवाऊँगा। जनरली आप एनर्जी कैसे प्रोवाइड कराओगे, इंडिपेंडेंट सोर्स है, या तो वोल्टेज सोर्स लगाओ या करंट सोर्स लगाओ। अब कुछ भी वैल्यू लेना, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैं जब भी यूज़ लूँगा तब इसकी वैल्यू लूँगा 1 वोल्ट, इसकी लूँगा 1 एम्पियर, ताकि अपना क्वेश्चन ज़्यादा मतलब अपने को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े कैलकुलेशन में। तो इन दो से ही कर सकते हैं एनर्जाइज तो ना, डिपेंडेंट। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक इसको एनर्जाइज करना पड़ेगा। इसको एनर्जाइज करने के लिए यहाँ पे मैंने एक 1 एम्पियर का, आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने कहा ना कुछ भी ले सकते हो, वो आपने आप जब रिजल्ट आएगा तब मैं समझा दूंगा कि क्या हुआ, कैसे आया, किस लिए आया, ठीक है। ये 1 एम्पियर का आ गया। अपने को क्या निकालना था, RAB निकालना था, RAB निकालना था। अब इसको कैसे सोल्व करोगे आप, इसको सोल्व करो। अब इसमें मैं KVL लगाऊंगा सर, KVL लगाऊंगा मैं। इसमें क्या बताया था मैंने, देखो 1 एम्पियर का करंट जा रहा है पूरे में, इंडिपेंडेंट है, तो ये इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो 1 एम्पियर का जाएगा प्लस, पैसिव कंपोनेंट में से जाता है तो पहला प्लस फिर माइनस। 1 ओम में करंट 1, तो वोल्टेज कितनी आएगी, V=IR से वोल्टेज बताओ, I 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस 1 ओम तो 1 वोल्ट, इसलिए 1 लिया मैंने, सब इजी हो जाएगा। 1 × 2 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे कितनी आएगी, प्लस माइनस, इधर से आएगा ना करंट तो प्लस इधर, तो 3 वोल्ट, ठीक है। अब इसमें KVL लगाओ, आप क्या आएगा, प्लस 1 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट प्लस Vx/2 प्लस 3 वोल्ट = 0। तो कितना आएगा, 3 2 5 और 1 6, तो Vx/2 = -6
तो Vx की वैल्यू आपकी आ गई -12 ओम, 12 वोल्ट, -12 वोल्ट। ये आपका क्या आया, Vx आया। वापस से देखो एक बार, यहाँ से गए अपने, यहाँ से मैंने लगाया, ये 1 एम्पियर का लिया मैंने, 1 एम्पियर का लिया अगर मैंने, तो 1 एम्पियर लिया तो देखो +1 वोल्ट, +2 वोल्ट, प्लस Vx और +3, और ये अपना सर्किट पूरा हो गया। ठीक है, सर्किट पूरा हो गया। बट हाँ ठीक है, सर्किट पूरा हो गया। अपना Vx कितना आया, 12 वोल्ट आ गया सर। Vx आपका 12 वोल्ट आ गया। अब आगे क्या करना है आपको, आपको यहाँ पे Ra भी निकालना था, Ra भी निकालना था। तो R क्या होगा आपका, R क्या होगा, Vx बाय, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज कितनी थी, Vx थी ना, Vx थी, वोल्टेज Vx थी, तो Vx बाय 1 एम्पियर करूँगा ना। R क्या होता है, V बाय R क्या होता है, V बाय I। अच्छा, तो यहाँ पे अगर वोल्टेज इसके क्रॉस Vx थी, तो अब तो यहाँ पे Vx क्यों नहीं लिखी, Vx लिखनी चाहिए थी ना, Vx भी तो आएगी। तो +3 प्लस Vx भी लिखो, यहाँ पे प्लस Vx लिखो। Vx लिखेंगे तो अब कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, कितना आएगा, Vx हो गया तो 3Vx/2 हो गए। ये 3Vx/2 हो गया ना, 3Vx प्लस, हाँ 3Vx/2, तो -12/3 आएगा, -12/3 आएगा। ये सर आप -Vx करो इसको, ये -Vx, क्योंकि ये माइनस का साइन आएगा ना, -Vx हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, Vx माइनस Vx, तो -Vx/2, ये नेगेटिव साइन आ रहा था ना, इसलिए मैंने सोचा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी अपनों ने। तो आपको ऐसे लगे ना कि छोटी मोटी मिस्टेक हो रही है, तो आप ऐसे मतलब उसको सही करने की कोशिश किया करो ना। एक दो क्वेश्चंस में ऐसे कैमरे को अपने जब डिस्कस करते हैं तो छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है। अब यहाँ पे Vx क्या आएगा आपका, -Vx/2 इक्वल्स टू -6, तो Vx आपका 12 वोल्ट, माइनस से माइनस कैंसिल, तो Vx 12 वोल्ट आ गया। तो Ra भी अब निकाल दो आप, क्योंकि अगर मैं नहीं लेता और कर देता, आप एजीटीज उतार लेते। अगर आपको मैंने KVL लगाना तो बता ही रखा है। अब यहाँ पे Vx थी, ये Vx थी, ये मैं लिखा नहीं मैंने और सीधा लगा दिया, और आप लोगों ने एजीटीज उतार लिया, और क्वेश्चन भी ऐसा आ गया तो कराए, सेम आ गया तो कराए, क्या पता रिपीट हो जाए एग्जाम में आया क्वेश्चन, तो आपका गलत हो गया ना। तो आपको बस जो कंसेप्ट सीखा है उस हिसाब से चलना है, आपको ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है ना। ऐसी होती है, देखो मिस्टेक्स हो गई ना चलते चलते। 12/1 ओम, 12/1 एम्पियर, तो Ra भी कितना आ गया आपका, 12 ओम, 12 ओम आ गया सर मेरा Ra भी। ठीक है ना, ओके, -Vx/2, ओके, -Vx/2 -6, तो Vx/2 12। ठीक है, इस बात से ये तो एकदम परफेक्ट। मतलब क्या करना पड़ा कि सर पहले तो इसको नेटवर्क को एनर्जाइज करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि सर डिपेंडेंट सोर्स से इसको एनर्जी चाहिएगी। एनर्जाइज किया किससे करेंगे सर, जनरली वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स से करते हैं। तो सर हमने क्या यूज लिया, आप कोई भी वैल्यू लेके देख लो। यहाँ पे 1 वोल्ट 1 एम्पियर लिया मैंने। अगर 2 एम्पियर लेते तो ये सारों में 2 से मल्टीप्लाई, लीनियर कंपोनेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाता। इन दोनों पे तो फर्क ही नहीं पड़ता, ये Vx रहता है, Vx/2 रहता है, इनको 2 से मल्टीप्लाई होता। इनका जब 2 से मल्टीप्लाई होता तो ये वैल्यू आती, जो भी होता वो सब अपने आप कट के यही आंसर आता आपका। आप करके देखना, एक बार करके देखो तो 2 एम्पियर लेके करके देखना, आपका सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो एनर्जाइज करना पड़ेगा, तो जनरली अपने क्या लेंगे, 1 वोल्ट और 1 एम्पियर ऐसे यूज लेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका डिपेंडेंट सोर्स का। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं अपने। ठीक है, समझ आई बात, ओके सर। बस ऐसे ही अभी 2 क्वेश्चन और हैं, वो अपने डिस्कस कर लेते हैं, उनमें भी एक कंसेप्ट आएगा। तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने सोचा कि यार सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो एक नॉन प्लानर का भी आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि नॉन प्लानर इक्वेशन आए, अगर बाई चांस आ जाए, अपने रिस्क नहीं ले सकते ना, तो उसको कैसे डील करना है। और ये इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्टिव वाला, आर इफेक्टिव वाला कंसेप्ट और बता दो। मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लिया, अपनों ने कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिया, और उससे पहले अपने डायनेमिक और स्टैटिक की भी बात कर ली थी। अभी एक आर इफेक्टिव का और बताओ। अब नॉन प्लानर का कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना, इसमें आई पूछा है, अब ये नॉन प्लानर है क्योंकि इसको अपने अलग से कर नहीं सकते, वो नोड शिफ्टिंग टेक्निक से नहीं कर पाएंगे। आप करके देखोगे तो भी नहीं होगा।
तो ऐसे क्वेश्चंस को अपने मिरर इमेज टेक्निक से करते हैं। उसमें क्या रहता है, देखो 1 ओम 1 ओम है, 2 ओम 2 ओम है, 3 ओम 3 ओम है, 1 ओम 1 ओम है, 1 ओम 1 ओम। सिमेट्रिकल है ना वर्टिकली, अगर आप वर्टिकली देखोगे तो पूरा सिमेट्रिकल है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए लोन प्लानर जिनको अपने अलग प्लेन में नहीं कर सकते, 2D रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो उसमें क्या करना है आपको, सिमेट्री देखनी है। सिमेट्रिकली हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली एग्जिस्ट कर रही है तो आपको क्या करना है, वो दोनों नोड को सेम कंसीडर करके चलना है। ये नोड है, ये नोड है, इनको अपनों ने एक नोड मान के अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट आप बनाओ। अब इसको इस पर सिमेट्री लग रही तो इसको मैंने इस पर क्या करा दिया, सुपर इम्पोज कराया। तो ये 1 ओम 1 ओम क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो ये 1 और 1 पैरेलल हुआ तो कितना हो गया, 1 पैरेलल 1 यानी हाफ ओम, 1 पैरेलल 1 यानी हाफ ओम, 1/2 हो गया। ठीक है, और ये 2 यहीं पे लग गया वापस से 2, मतलब ये यहाँ पे ऐसे ही सेल्फ लूप हो गया, ये सेल्फ लूप हो गया। ठीक है, अब ये इधर किया, ये इधर किया तो कितना होगा, देखो ये करेंगे तो अपने कितना होगा, 3 और 3 पैरेलल आएंगे, 1 और 1 पैरेलल आएंगे तो 1/2 और 3/2 होगा। तो 1/2 और 3/2 होगा। ठीक है, 1 और 1 पैरेलल आए, 3 और 3 पैरेलल आए तो ये 3/2 हो गया और ये 1/2 हो गया, और नीचे ये इस तरह से, ये इस तरह से बन जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 ओम, और ये 1 और 1 1/2, और यहाँ पे आपका क्या लग रखा है, ये इस साइड बना देता हूँ मैं। यहाँ पे आपका 11 वोल्ट का सोर्स है, ये आई में से कुछ है। अब बताओ, अब ये सिंपल हो गया ना आपका। अब सेल्फ लूप है, सेल्फ लूप है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इस नोड पे, सेम नोड पे पोटेंशियल 0, इसमें करंट कुछ जाएगा नहीं, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही ये सेम नोड पे है तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पोटेंशियल सेम हो गया ना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम। तो इसमें और क्या, ये 3/2 1/2 पैरेलल में करेंगे तो 3/2 इंटू 1/2 अपॉन 3/2 प्लस 1/2, तो कितना हो गया 4/2, 4/2 यानी 2 हो गया नीचे, और ये हो गया 3/4, यानी अपना आंसर आ गया 3/8। तो ये 3/8 आ गया, और 3/8 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/8 कितना आएगा, 8 एलसीएम ले लिया सर, 8 एलसीएम ले लिया, 8 2 3 जा 2 4 जा 8 2, अच्छा 2 4 जा 8 हो गया सर, 2 4 जा 8 हो गया सर, ओके 3, तो यानी 11/8 आ गया। 11/8 अपना आर आ गया। अगर आर मेरा 11/8 आ गया तो v इक्वस टू आई आ, तो v/r इक्वस टू आई हो गया ना मेरा। तो v/r इक्वस टू आई, v कितना है 11 अपॉन 11/8 आई कितना आ गया, 11 से 11 कैंसिल, आई अपना 8 एम्पियर आ गया। तो नॉन प्लानरी केस में अपने सिमेट्री देखते हैं, अगर वो सिमेट्रिकली इक्वल आ रहे हैं तो उन दो नोड को अपने सुपर इम्पोज करा के सोल्व कर लेते हैं। ये फाइनली ये सर्किट बनेगा आपका, सुपर इम्पोज करा दोगे तो फिर बाद में आपको v/i निकालना था, सीधा ओम्स लॉ लगाना था। ओके ठीक है, ये नोट कर लेना आप, ठीक है, ओके पॉज करके नोट कर लेना है, जैसे भी नोट करो, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो बताना चाहता था वो देख लेते हैं, फिर अपना ये रेजिस्टेंस रिडक्शन टेक्निक खत्म करके केवीएल केसीएल के क्वेश्चंस पे अपने बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चंस और देख लेते हैं अपने, लास्ट वाला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको देखो। इसमें क्या है आपका, सर इसमें मेरे 2 इंडिपेंडेंट सोर्स आ रहे हैं, 2 और आर इफेक्टिव निकालना है। अच्छा, इसका और ओपन सर्किट बताओ मेरे को, आर ओपन सर्किट या फिर आर थेवेनिन जो आगे मैं सिखाऊंगा, इसको आर थेवेनिन से भी बोल सकते हैं। वो कितना आएगा आपका, वो आएगा सर मेरा, अगर मैं इसका अगर ओपन सर्किट रेजिस्टेंस देखता तो कितना आता आपका 3 पैरेलल 6 आता। इसको ओपन सर्किट कर दिया मैंने, जो भी कर दिया यही रहता अपना ओपन सर्किट रेजिस्टेंस, 3 पैरेलल 6 ओम, ठीक है। 3 पैरेलल 6 ओम कर देते अपने, तो 3 पैरेलल 6 कहते थे कितना आता, 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 कितना आता आपका, बताओ कितना आता, 18/9 यही आता। अब मैं इसको आपको बताना चाहता था कि आर इफेक्टिव में और आर ओपन सर्किट में क्या डिफरेंस आएगा, इसलिए मैंने देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिया आपके लिए। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर आपका, इसमें आप निकालो ओपन सर्किट रेजिस्टेंस। अगर मेरे ये टारगेट है, मेरे को वोल्टेज सोर्स से निकालना था, डिटरमाइन आर इफेक्टिव सीन बाय वोल्टेज सोर्स। जहाँ से भी देखना हो वो टारगेट टर्मिनल होते हैं, जहाँ से भी देखना हो वो ये वोल्टेज सोर्स है।
तो अब मेरे को इसको ओपन सर्किट निकालना है, तो ये टारगेट टर्मिनल है, इसको ओपन कर दिया तो 3 और 6 पैरेलल दिख रहे हैं, तो 3 पैरेलल 6 अपना ओपन सर्किट रेजिस्टेंस आता, ठीक है। और इसका आर इफेक्टिव निकालते तो कैसे करते, आर इफेक्टिव कितना आता, V बाई आई से, V कितना है 18, और I निकालोगे तो 3 और 6 पैरेलल में कितना आएगा आपका, 3 और 6 पैरेलल में 2 ओम आएगा, तो I निकालोगे तो V बाई आर कितना 18/2, तो यानी 9 आता। अब इसको 9 करो आप यहाँ पे I, तो आर इफेक्टिव कितना है 2, और ये भी कितना आएगा 2। तो मतलब क्या है मेरा, अगर आपका पैसिव कंपोनेंट ही होगा, मेरे को वोल्टेज सोर्स के क्रॉस पूछा है तो ये तो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो अगर फिर बाद में अगर पैसिव ही बचता है, सिर्फ पैसिव कंपोनेंट ही बचते हैं, तो आपका आर इफेक्टिव और आर ओपन सर्किट सेम आता है हमेशा, ठीक है। बट इस अपने वाले केस में क्या है कि मेरे को टारगेट टर्मिनल ये था सर, मेरा टारगेट टर्मिनल, क्योंकि वोल्टेज सोर्स के क्रॉस पूछा है ना, तो टारगेट टर्मिनल ये था, तो ये ओपन सर्किट हो गया। बट इसमें एक एक्टिव सोर्स भी आ रहा है, अगर इसमें मेरे को आर ओपन सर्किट निकालना होता, मान लो आर ओपन सर्किट निकालना होता, वो कितना आता, ये मैंने यहाँ पे देखा, और इसको मैं क्या कर दूँ, जब अपने थेवेनिन या ओपन सर्किट निकालते थे उसमें क्या करते थे, करंट सोर्स को ओपन, इसको शॉर्ट सर्किट, उसमें आगे भी बताऊंगा थेवेनिन में। और वैसे जनरल आर इक्विवेलेंट निकालते तो करंट सोर्स को ओपन करते हैं पैसिव कंपोनेंट के लिए, और इसको शॉर्ट सर्किट। तो अब यहाँ पे निकालना है तो ये तो ओपन ऐसे ही हो गया, और ये अपना क्या हो जाएगा, ये भी ओपन हो जाएगा। तो 3 और 6 पैरेलल, तो ये कितना आएगा आर ओपन सर्किट अपने देखेंगे तो कितना आएगा, 3 पैरेलल 6 आएगा। बट अगर वोल्टेज सोर्स से आर इफेक्टिव की बात करता, V बाई आई से देखता मैं, आर इफेक्टिव V बाई आई होता है, ठीक है, V बाई आई से देखता मैं। अब यहाँ पे 9 एम्पियर का करंट जा रहा है, 9 एम्पियर का करंट इधर जा रहा है, ठीक है। ये 3 ओम और 6 ओम पैरेलल है, ठीक है, 3 ओम और 6 ओम पैरेलल है। अब एक बात तो, अगर ये 18 वोल्ट है, इसके क्रॉस भी 18 होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। अब 18 वोल्ट 3 ओम के क्रॉस है, तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा, V बाई आर यानी 18/3 यानी 6 एम्पियर। ये 6 ओम है, इसके क्रॉस 18 वोल्ट है, तो V बाई आर 18/6 यानी 3 एम्पियर। तो 9 एम्पियर, 3 और 3 6 9 9 9 18 एम्पियर। तो यहाँ से V बाई आई निकालोगे टोटल, तो V कितना है 18 वोल्ट अपॉन 18 एम्पियर यानी 1 ओम। देखो आर इफेक्टिव कम आया, ये नॉट इक्वल, आर ओपन सर्किट और आर इफेक्टिव नॉट इक्वल। किसकी क्यों हुए ये नॉट इक्वल सर, ये इसलिए हुए नॉट इक्वल क्योंकि यहाँ पे एक्टिव सोर्स था। जब भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हैं तो V बाई आई से देखेंगे, अपने वोल्टेज सोर्स के क्रॉस निकालेंगे। बट जब अपने कोई टर्मिनल लेते हैं, वहाँ पे ओपन सर्किट रेजिस्टेंस रिडक्शन टेक्निक की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे करंट सोर्स ओपन हो जाएगा और इसके क्रॉस निकालेंगे तो ऐसे लेना पड़ेगा, मेरे को लोड मान के चलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। 3 और 6 पैरेलल दिखेंगे तो वो 2 आएगा। अब ये 2 आएगा, 2 ओम आएगा और ये 1 ओम आया। तो इस जब भी एक्टिव सोर्स आ जाए तब इफेक्टिव और ओपन सर्किट इक्वल नहीं होते, पर अगर पैसिव सोर्स हो तब इफेक्टिव और ओपन सर्किट इक्वल होते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन जो मैंने कराया, इनमें एक एक मॉडल मैंने ले लिया, गेट और ईएस के अलग अलग क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए। आगे जितने भी पैसिव कंपोनेंट है उनके भी मैं आगे बाद में बात करूँ। अभी डीसी शुरू करने वाला हूँ अगले चैप्टर से अपने, और इंटरेस्टिंग अब कैलकुलेशन चलनी है। अभी फंडामेंटल आपका पूरा ख़त्म हो गया, फंडामेंटल पूरा खत्म, अब इनकी सिर्फ एप्लीकेशन चलनी है आगे, ठीक है। तो ओके, अगर चीज़ें पसंद आ रही है इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जोड़ें, ठीक है। अपने क्लासमेट्स को बताएं कि भाई फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है हम गेट के थ्रू, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए हमने ये चीज़ें शुरू की है, तो आप लोग इनका बेनिफिट उठाइए, तैयारी कीजिए और अगली साल गेट में अच्छी रैंक लाइए और फिर हमें भी फील प्राउड करवाइए कि हाँ भाई हमारी वजह से आप लोगों ने इतना अच्छा किया, ताकि हमें भी अच्छा महसूस हो कि हाँ हमने कुछ तो अच्छा किया ना। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।